Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic steps to make a successful presentation. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि प्रस्तुतिकरण को सफल बनाने के कौन कौन से आवश्यक कदम हो सकते हैं। सफल प्रस्तुति एक सामूहिक प्रयास होती है जिसके लिए आवश्यक है कि समूह का प्रत्येक सहयोगी अपने आवंटित उत्तरदायित्व का पूर्ण कुशलता, लगन, कौशल एवं चातुर्य से निर्वहन करे। प्रस्तुति में वक्त की केंद्रीय भूमिका होती है वक्ता की केंद्रीय भूमिका होती है। प्रस्तुतिकरण को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदमों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो आवश्यक कदम। सबसे पहला जो नेसेसरी स्टेप है इसमें, दैट इज व्यक्तिक गुण, यानी कि पर्सनल क्वालिटीज। एक सफल प्रस्तुति में जो प्रस्तुत करता है उसके अंदर संपूर्ण आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व, सहजता, विनम्रता, उदारता, तीव्र स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, वाक्पटुता जैसे प्रभावी गुणों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं गुणों के माध्यम से जो एक प्रस्तुत करता है वो अपनी प्रस्तुति को सफल तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा इसमें पॉइंट रहता है प्रस्तुति के अवसर एवं उद्देश्य का स्पष्ट होना। इट मीन्स बी क्लीन अबाउट द ओकेजन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुति के संदर्भ, कारणों एवं लक्ष्य के बारे में स्पष्टता से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उसको प्रस्तुति के समय घटित होने वाली घटनाओं की संपूर्ण रूपरेखा के बारे में बिंदुवार वितरण मालूम होना चाहिए। यह प्रस्तुतकर्ता का दायित्व होता है कि प्रस्तुति के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, जो भी डेटा हैं, उन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज करे, वो उनका एक व्यवस्थित क्रम में संग्रह करे, उनको प्रॉपरली वो वॉच कर ले, उनका अवलोकन कर ले, उनको स्टडी कर ले। अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो अपने प्रस्तुति को प्रभावशाली बना सकता है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई भी नया उत्पाद कंपनी में बाजार में उतारती है तो उस समय जो उसका प्रस्तुत करता है वो उत्पादन के समस्त गुणों, कमियों, तकनीकी प्रयोग के ढंग, मूल्य, उपयोगिता इत्यादि से अपने उत्पाद की गुणवत्ता आदि की जानकारी जरूर देता है। तो इस तरह से एक प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुति के अवसर एवं उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर श्रोता विश्लेषण, यानी कि ऑडियंस एनालिसिस। प्रस्तुति करने से पूर्व जो वक्ता है उसको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि जो प्रस्तुति है वो किस प्रकार के श्रोताओं के मध्य की जानी चाहिए, यानी कि जो उसके श्रोतागण हैं उनके बारे में उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। श्रोता का मतलब केवल एक पर्टिकुलर प्लेस पर कलेक्टेड क्राउड से नहीं होता है, बल्कि एक मिक्स्ड यानी कि मिश्रित और सामूहिक व्यक्तित्व होता है। श्रोताओं की संख्या एवं प्रस्तुति का औपचारिक या फिर अनौपचारिक स्वरूप प्रस्तुति को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। श्रोता किस आयु वर्ग के हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, इस सब के बारे में जो प्रस्तुत करता है उसको कंप्लीट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा कि जो शब्दों का चयन किया जाएगा उसके द्वारा, जो भी वाक्य बनाए जाएंगे, जो भी उदाहरण दिए जाएंगे, जो भी प्रसंग दिए जाएंगे, या जिस तरह से उसे व्याख्या करनी है वो उसी के अनुरूप ही होगी, जैसी श्रोताओं की क्वालिटी होगी। यदि जो वक्ता है या जो प्रस्तुत करता है वो ज़्यादातर श्रोताओं से पहले से ही परिचित है तो उसकी प्रस्तुति क्या होगी, उतनी ही अधिक प्रभावी होगी, क्योंकि वो उनके बारे में
एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है और जैसा उनका बिहेवियर है, जैसा उनका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही वो अपनी प्रस्तुति देता है। ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, प्रस्तुति स्थल पर विचार। सफल प्रस्तुति के लिए जो स्थल है या जो जगह है, प्लेस है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। क्योंकि है क्या कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो जिस जगह पर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको ये देखना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर आपके श्रोताओं की संख्या के अनुरूप आराम से बैठने की व्यवस्था बन सके। वातावरण कैसा होना चाहिए? अनुकूल। तापमान अनुकूल होना चाहिए। जो प्रॉपर साउंड की फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए और जो भी आपके श्रव्य दृश्य यंत्र हैं या जो भी सहायक सामग्री है, वो संपूर्ण रूप से और पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं आपको, ये कहीं न कहीं आपकी प्रस्तुति को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से जो भी आयोजक है या फिर जो वक्ता है, उसको प्रस्तुति से पहले ही आयोजन स्थल का निरीक्षण करके आवश्यक पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए कि व्यवस्था संपूर्ण है या नहीं है। अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सफल प्रस्तुति पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आयोजन स्थल है, वहां पर जो आपकी ध्वनि है उसमें इको हो रही है, इको का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर श्रोता क्या होंगे? वो संतोषजनक ढंग से आपकी बात को नहीं सुन पाएंगे और उनका ध्यान फिर आपकी बातों को सुनने में नहीं होगा। या फिर जो स्थान है जहां आप अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, प्रस्तुति देने जा रहे हो, अगर उसका तापमान काफ़ी गर्म है, तो भी लोग घुटन महसूस करेंगे और उनका ध्यान आपके वक्तव्य पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए जो प्रस्तुति स्थल है, उस पर और उसमें जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, उनको तुरंत अरेंज कीजिए। नेक्स्ट वन इज द प्रस्तुति की विधि का निर्धारण, यानी कि डिसीजन ऑफ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। होता क्या है कि जब प्रस्तुति दी जाती है, तो हमें किस ढंग का या किस विधि का प्रयोग करते हुए अपनी प्रस्तुति दी जानी चाहिए, इसको भी पहले से ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इसका चयन भी पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सफल प्रस्तुति के लिए प्रस्तुति करने का ढंग पूर्व निर्धारित होना चाहिए। अब इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है रिएक्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि पढ़कर प्रस्तुति देना। तो यहाँ क्या होता है, जो वक्ता होते हैं अपने विचारों और संदेशों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं और फिर श्रोताओं के सम्मुख उसको पढ़ना प्रस्तुत कर देते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर स्मृति आधारित प्रस्तुति, यानी कि मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन। जिन व्यक्तियों की जो स्मरण शक्ति होती है वो तीव्र होती है, वो व्यक्ति या वो वक्ता इस विधि का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, संपूर्ण प्रस्तुति को सबसे पहले तो ये व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं और फिर उसको स्मरण कर लेते हैं और फिर उसको प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा होता है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन, यानी कि तत्कालिक प्रस्तुति। सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि होती है ये। इसमें क्या होता है कि जो वक्ता है उसके पास जो पहले से ही नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है और जो उसकी वाक्पटुता है, उसको फॉलो करते हुए जो वक्ता है वो अपनी प्रस्तुति को देता है, क्योंकि मस्तिष्क में उसके जो विचार रहते हैं और उन विचारों के आगमन के साथ साथ वो अपनी प्रस्तुति को देता रहता है। तो हम इस विधि को बोलते हैं तत्कालिक प्रस्तुति। तो यहाँ वक्ता है उसको पहले से ही ये डिसाइड कर लेना होगा कि वो किस विधि का प्रयोग करते हुए अपनी प्रस्तुति देगा। ठीक है। छठा पॉइंट रहता है इसके अंदर प्रस्तुति की रूपरेखा तैयार करना।
यानी कि प्लान आउट द प्रेजेंटेशन। एक बार आपने प्रस्तुति विधि का चयन कर लिया है, उसके बाद आपको अपनी प्रस्तुति की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रस्तुति को सफल बनाना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि एक प्रॉपर प्लानिंग हो आपके पास कि किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से आप अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करेंगे, उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है वक्ता के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक कथनों को तैयार करना होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत है वो किस तरीके से करेंगे। फिर आपको उसके मिडिल पार्ट पर विचार करना होता है और फिर उसके एंड पार्ट पर विचार करना होता है, और इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली प्लान कर लेते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पूर्व प्रयोग यानी कि रिहर्सल। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रस्तुति त्रुटि रहे तो उसके लिए जरूरी है कि वास्तविक प्रस्तुति से पहले आप उसका अभ्यास कर लें, क्योंकि अभ्यास करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आप बोलने में गलती कर रहे हैं और उस पर आप तुरंत सुधार कर सकते हैं। यानी कि जब आप सही समय पर प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, जो स्थल है उस पर प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तो वहाँ आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत सही तरीके से दे सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट रहता है इसके अंदर दैहिक एवं पार्श्व भाषा यानी कि इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी एंड पैरा लैंग्वेज। जब आप प्रस्तुति दे रहे हैं तो उस समय जैसी आपकी प्रस्तुति है उसके अनुरूप ही आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज यानी कि शारीरिक संचालन, भाव भंगिमा, मुद्रा, मुख की अभिव्यक्ति आदि का उपयोग करना चाहिए। आपके भाव शून्य नहीं होने चाहिए। जैसे आपके विचार हैं उसको व्यक्त करते हुए ही आपको भाषा, कौन सी, दैहिक और पार्श्व भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट रहता है इसके अंदर घबराहट से उबरना यानी कि ओवरकमिंग नर्वसनेस। अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी भी वक्ता की बात करें, तो कोई भी जन्मजात वक्ता तो होता नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में प्रेजेंटेशन को लेकर आते जाते हैं वैसे वैसे आपकी नर्वसनेस कम होती चली जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो श्रोताओं के मध्य घबराहट उत्पन्न होना ये एक सहज घटना होती है, लेकिन जो प्रस्तुति करता है उसे तुरंत ही इस स्थिति से उबरना होता है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होता है जिससे कि वो प्रभावी ढंग से अपनी प्रस्तुति दे सके। अगला है इसके अंदर सहायक दृश्य सामग्री का प्रयोग। अगर हो सके तो प्रेजेंटेशन देते समय, प्रस्तुति देते समय आप क्या करो, अपने कथनों विचारों के प्रभावी संप्रेषण के लिए दृश्य सहायक सामग्री जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, चित्र, नक्शा, पिक्चर आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितना आप विजुअल एड्स या दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो श्रोता हैं उनके मन पर एक अलग ही प्रभाव जाता है इन दृश्य सामग्रियों का, और वो उतना ही इंटरेस्ट के साथ में आपकी प्रस्तुति को सुनने में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और लास्ट वन रहता है इसके अंदर प्रश्नोत्तर काल यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन। जब आपकी प्रस्तुति खत्म हो जाती है तो उसके बाद आवश्यकता के अनुसार आप प्रश्नोत्तर काल को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रश्नोत्तर काल में जो प्रस्तुति करता है उसका यह उत्तरदायित्व होता है कि वह श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शांत करे एवं संतोषजनक उत्तर अवश्य दे। मान लीजिए कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पोलाइट होकर यानी कि विनम्रता पूर्वक उस बिंदु की सापेक्षिक प्रश्न के संदर्भ में व्याख्या करनी चाहिए। चाहे उसके जो ऑडियंस है वो आगे बैठी है या पीछे बैठी है, उसे हर ऑडियंस के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ऑडियंस है वो उतना ही उसके प्रेजेंटेशन से संतुष्ट हो जाएंगी। ओके, सो दीज ऑल आर द
different steps to make a successful presentation. Okay, thank you.